खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। आगामी 50 सालों का प्लान बनाकर बदलेगी अलवर परिक्षेत्र के स्टेशनों की सूरत। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ भूपेंद्र यादव और अन्य जनप्रतिनिधियों ने किया मंथन। फूड पॉइजनिंग से एक ही परिवार के 7 लोग हुए अचेत, गोपालगढ़ क्षेत्र के हैं निवासी। खेत में भरे पानी में लहूलुहान पड़ी मिली महिला, विजय मंदिर क्षेत्र की है घटना। और प्रभारी सचिव अजिताभ शर्मा ने दौरा कर दी कई हिदायतें। बहाव क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने और सुचारू बिजली आपूर्ति पर दिया जोर। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। अब रेलवे स्टेशन आने वाले 50 सालों की सोच के साथ तैयार होंगे। उधर दिल्ली के रेलवे भवन में बैठक के दौरान अलवर लोकसभा क्षेत्र में रेलवे सुविधाओं को लेकर मंथन किया गया। साथ ही इस क्षेत्र में रेलवे सेवाओं में विस्तार और नई ट्रेनों के ठहराव की सैद्धांतिक सहमति दी गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव सहित केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की। इस दौरान अलवर, खैरतल, राजगढ़, रामगढ़ और गोविंदगढ़ के सर्व समाज के प्रतिनिधि मंडल ने रेल मंत्री का आभार जताया। साथ ही खैरतल, तिजारा एवं अलवर में नए आधुनिक रेलवे स्टेशन बनवाने और नई ट्रेन के ठहराव जैसे अनेक सौगातें देने पर अभिनंदन किया। भूपेंद्र यादव ने कहा कि अलवर क्षेत्र के रेलवे स्टेशनों को अगले 50 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जा रहा है। बैठक में कई ट्रेनों का ठहराव, विभिन्न स्टेशनों पर आरंभ करने और आवश्यक निर्माण कार्यों का निर्णय हुआ। वहीं भिवाड़ी में नया कंटेनर डिपोट के निर्माण और दिल्ली, भिवाड़ी, नीमराना, मनोहरपुर, जयपुर जैसे महत्वपूर्ण बिंदु शामिल रहे। अलवर जयपुर, अलवर न्यू ट्रेन सर्विस, बांदीकुई दिल्ली DMU सर्विस को वापस शुरू करने, अलवर तिरुपति एवं अलवर उज्जैन वाया कोटा नई कनेक्टिविटी शुरू करने का भी प्रस्ताव है। वहीं मरुधर एक्सप्रेस का रूट वाया अलवर पटना साहिब करने, दिल्ली अहमदाबाद राजधानी एक्सप्रेस के अलवर में ठहराव आदि पहलू भी शामिल रहे। इसी के साथ केंद्रीय वन मंत्री ने कालीमोरी अंडरपास का कार्य प्रारंभ कराने के लिए रेल मंत्री वैष्णव का आभार जताया है। उधर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को अपना प्रेरणा स्रोत बताया। उधर 120 करोड़ रुपए से अलवर रेलवे स्टेशन का उन्नयन कार्य किया जाएगा। 12 करोड़ 78 लाख रुपए से खैरतल रेलवे स्टेशन पर यह कार्य जारी है। साथ ही 13 करोड़ 19 लाख की लागत से राजगढ़ रेलवे स्टेशन का उन्नयन किया गया है। रेल मंत्री और केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरगामी सोच के तहत रेलवे नेटवर्क का विस्तार हो रहा है। उधर इस मौके पर प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा मौजूद रहे। साथ ही विधायक सुखवंत सिंह, भाजपा अलवर जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता और खैरतल तिजारा जिलाध्यक्ष महासिंह चौधरी, रेलवे समिति सदस्य KG खंडेलवाल, पूर्व डेयरी अध्यक्ष बन्नाराम मीणा, मीडिया प्रभारी लक्ष्मी नारायण गुप्ता, पूर्व महामंत्री दिनेश गुप्ता, राजेश गुप्ता, जले सिंह और रेलवे समिति सदस्य KG खंडेलवाल आदि मौजूद रहे। और वहीं कालीमोरी अंडरपास अब कागजों से निकलकर धरातल पर उतरने की ओर बढ़ता दिख रहा है। लंबे समय से यह प्रोजेक्ट अटका हुआ है। अब रेल मंत्री ने घोषणा की है कि 120 करोड़ की लागत से काम पूरा किया जाएगा, जिसमें कालीमोरी फाटक स्थित अंडरपास भी शामिल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस अंडरपास को लेकर 19 सालों से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ताराचंद, हुकमचंद और महेंद्र सैनी ने बताया कि यहाँ ITI और अन्य कॉलेज भी हैं। ऐसे में रोजाना सैकड़ों छात्र छात्राएं अपनी जान जोखिम में डालकर रेल की पटरी पार करते हैं। साथ ही रेलवे द्वारा पहले से मौजूद रास्ता भी बंद कर दिया गया, जिससे अब लोगों को करीब 3 किलोमीटर लंबा चक्कर लगाकर जाना पड़ता है। ऐसे में उन्हें रेल मंत्री की इस ताजा घोषणा पर अमल का इंतजार है। बहुत दिक्कत आ रही है। 1800 तो लड़की महिला ITI में आती है और पॉलिटेक्निक में अलग आते हैं बच्चे। तो और इधर पॉलिटेक्निक की पब्लिक है, यहाँ हीरावास की है, मोती नगर के, इनके सबन को जितने भी कर्मचारी आते हैं ये सब इधर से आते हैं। तो इनको एक तो दूर पड़ता है, बहुत 2-2 किलोमीटर का फर्क पड़ता है एक साइड में। यहाँ अंडरपास का काम करीब 2 साल से रुका हुआ है।
2 साल से ज़्यादा हो गए करीब। तो यहाँ पे आमजन में आने जाने में बड़ी परेशानी होती है। बच्चे छोटे स्कूल जाते हैं, उनको बड़ी दिक्कत होती है, ओवर ब्रिज पे से जाना पड़ता है। हम सरकार से अपील करते हैं जल्दी जल्दी अंडरपास का काम चालू करे, उसको पूरा करे। अंडरपास नहीं बनने से समस्या ही समस्या है। जैसे कि आप देख रहे हो पानी भरा हुआ है। यहाँ से जाने के बाद में रेलवे ने जगह छोड़ी थी, अपन जहाँ पर है उसके जस्ट सामने, उसको भी अब रेल की पटरी से एंगल बना के और उसको ब्लॉक कर दिए हैं। अब यहाँ से बच्चे कहाँ से जाएंगे? जो स्कूल से जाते हैं पटरी पार से, तो हमारा बिल्कुल ही आना जाना कट हो गया है। अगर जाएंगे तो 3 किलोमीटर उत्तर से, 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा से जाएंगे, जो दोनों और हमारे ओवर ब्रिज है उन पे के पार करके जाएंगे, तो बच्चे लोग कहाँ से जाएंगे? या फिर जो वृद्ध लोग हैं, सीनियर सिटीजन है, ये कहाँ से जाएंगे? उसके अलावा हमारा यहाँ से क्या है कि जो मेन सिटी है या पटरी पार से जो है, जो क्या है कि हमारा लगभग संपर्क खत्म हो चुका है। रैनी का करणपुरा रेलवे स्टेशन यथावत रहेगा। सांसद भूपेंद्र यादव की अनुशंसा पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है। इस रेलवे स्टेशन को कार्यशील श्रेणी से हटाकर IBH श्रेणी का स्टेशन करने का प्रस्ताव था, लेकिन ग्रामीणों की मांग पर सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्टेशन कायम रखवाने का वादा किया था। यह वादा पूरा होने पर लोगों ने सांसद भूपेंद्र यादव और स्थानीय भाजपा नेताओं का आभार जताया है। गोपालगढ़ थाना क्षेत्र के हुसेगा गांव में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है, जिसके चलते 7 लोग अचेत हो गए। 4 लोगों को सीकरी अस्पताल में भर्ती किया गया है और 3 की हालत खराब होने पर अलवर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। पीड़ित मुनफेद ने बताया कि अचेत हुए लोग एक परिवार के सदस्य हैं। गत रात्रि वो खाना खाकर सोए थे, वहीं सुबह 7 लोग घर में अचेत मिले। इसमें अशकाना, शमशाद, आजाद, सहराउद्दीन, आसिनी, सकुनत और मुस्कान शामिल हैं। इनमें से 3 को अलवर लाकर उपचार किया जा रहा है। वो शाम के टाइम में आलू और कचली बनाई थी, वह पूरा परिवार ने खा के शाम में लौट गए। जब सुबह खड़े हुए तो सुबह खड़े होने पे ये सब चक्कर खाने लगे, अचेत हो गए। कोई जैसे नशा सा कर लिया हो, कोई इधर जा रहा कोई इधर। फिर खूब अच्छा रूप में इन्हें लेकर आए, सीकरी भर्ती कराए सरकारी हॉस्पिटल में। उसमें 4 बंदे तो वहीं सही हो गए थे, ये 3 बंदे यहाँ लू रेफर कर दिए अलवर। क्या क्या नाम है इन सबों के? यहाँ जो 3 है, आजाद, शमशाद, अस्काना, यहाँ पे 3 है जो भर्ती है जो। अलवर के विजय मंदिर थाना क्षेत्र से करीब 2 किलोमीटर दूर 30 साल की महिला पानी में लहूलुहान हालत में मिली। फिलहाल महिला की पहचान नहीं हो सकी है। वह जिला अस्पताल के ICU में भर्ती है। वहीं पुलिस उसकी पहचान करने में लगी है। होश आने के बाद आगे की जांच की जा सकेगी। कस्बा डेहरा के निकट यह महिला अचेत अवस्था में खेत में भरे पानी में पड़ी थी। उसके शरीर पर चोट के गंभीर निशान हैं। मौके पर एडिशनल SP सहित टीम पहुंची। साथ ही घटना के आसपास के गांवों में चर्चा बनी हुई है। SHO ब्रजेश ने घटनाक्रम की जानकारी दी। आज सुबह करीब 6:30 पौने 7 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि पड़ीसल रोड पे सड़क के किनारे एक महिला घायल अवस्था में पड़ी हुई है, जिस पर मौके पर पहुंच करके उसको महिला को हमने रेस्क्यू किया, उसको तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जिसका इलाज करवाया जा रहा है। और जो जांच आने के बाद ही उसकी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और शिनाख्ती के प्रयास भी किए जा रहे हैं। किस स्थिति में मिली है? घायल अवस्था में थी, रोड के किनारे थी और उसके सर पे चोट थी, जिससे लग रहा है उसके साथ कोई मारपीट हुई है। जो स्थिति में मिली, कोई वैसा भी लग रहा है कि आपको कोई वगैरह का जैसा मामला हो सकता है? वो तो जांच आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। अलवर के प्रभारी सचिव अजिताभ शर्मा ने कहा है कि सिलीसेट से जयसमंद आने वाली नदी के बहाव क्षेत्र में आने वाले बड़े होटल्स और फार्म हाउस पर कार्रवाई होगी। शनिवार को मीडिया कर्मियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पहले इस दिशा में अधूरी कार्रवाई हुई थी, वहीं इसे पूरा कराने के लिए अलवर कलेक्टर से चर्चा की जाएगी। इसे लेकर प्रभारी मंत्री की मौजूदगी में पहले चर्चा हो चुकी है, जिससे सिलीसेट से आने वाले पानी के बहाव में कोई बाधा नहीं रहे। उधर प्रभारी सचिव ने अधिकारियों को अतिवृष्टि से फसल खराबे का जल्द आंकलन करने के निर्देश दिए हैं। सरकार की योजनाओं के अनुसार प्रभावित परिवारों को लाभ दिलवाया जाएगा। इसके अलावा बारिश के दिनों में रोड, स्कूल और अन्य सार्वजनिक भवनों के क्षतिग्रस्त होने का आंकलन भी किया जाना है। अब आपको पता है कि राज्य सरकार ने सभी प्रभारी सचिवों को ये निर्देश दिए कि एक बार वो अपने जिले में जाकर के बैठक करें संबंधित जिला कलेक्टर से और जिला प्रशासन के जो अन्य अधिकारी हैं और अन्य विभाग के सभी अधिकारी हैं, और एक बार जायजा लें कि जो नुकसान या खराबा हुआ उसकी
क्या स्थिति है, और जो वर्तमान में सरकार के दिशा निर्देश और डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है उसकी योजना है, उसमें जो लाभ मिलना चाहिए उसके लिए जहाँ जहाँ अपने को सर्वे कराने की आवश्यकता है, और साथ ही जो जनप्रतिनिधि गण है, आम नागरिक हैं, उनसे भी एक बार फीडबैक ले जिला प्रशासन बैठकों में जहाँ जहाँ सर्वे कराने की आवश्यकता हो वो सर्वे कराएं, और ये देखा जाए कि यदि सरकार की योजनाओं में किसी प्रकार का लाभ दिया जा सकता है तो वो दिया जाए। और दूसरा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज वगैरह हुआ है, कहीं पे रोड्स हैं, ये स्कूल्स हैं, ये जो अन्य सार्वजनिक संपत्ति है, तो यदि उनमें भी किसी प्रकार का नुकसान हुआ है तो उनका आकलन करके उनके प्रस्ताव बना करके राज्य सरकार को भेजा जाए, ताकि उसमें जो भी मापदंड है उसके अनुरूप राशि मिल सके और समय पे काम हो सके। और जो फसल खराबे की बात है, उसके लिए जो एक प्रिलिमिनरी गिरदावरी करानी है, उसके बारे में भी जिला प्रशासन को निर्देश दिए जा चुके हैं। उसका हमने तहसीलवार एक बार आकलन कर लिया है, और जो क्रॉप इंश्योरेंस के आंकड़े हैं उसमें भी जो एप्लीकेशन सबमिट हुई है उसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली है। तो उस पे जो आगे कार्रवाई होनी है, और जो एक बार जो प्रिलिमिनरी गिरदावरी के सर्वे में आकलन निकल करके आएगा वो रिपोर्ट राज्य सरकार को जाएगी, और उसके बाद फिर एक बार राज्य सरकार के आगे के लिए उस पर दिशा निर्देश देती है, उसके अनुरूप कार्रवाई होगी। और मैंने जिला कलेक्टर महोदय से ये निवेदन किया है कि इसमें एक कोशिश की जाए कि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं और आम नागरिक हैं, एक बार उनका भी थोड़ा फीडबैक लें, क्योंकि कई बार जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जो सरकारी दफ्तर में लोग रहते हैं, उनको पूरी सूचना कई बार अपने को प्राप्त नहीं हो पाती है। तो जो अधिक से अधिक सोर्स हैं, चाहे वो मीडिया के माध्यम से सूचना है या आम जन के हिसाब से सूचना प्राप्त होती है, उस पर भी ध्यान दें। और वहीं प्रभारी सचिव एवं ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा ने कलेक्ट्रेट सभागार में विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। प्रभारी सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए, साथ ही मानसून में होने वाली बिजली कटौती या लोड शेडिंग की घटनाओं पर नियंत्रण हो। उनका कहना था कि बिजली व्यवस्था केवल सुविधा नहीं बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और सुरक्षा से जुड़ा संवेदनशील विषय है। इसके अलावा उन्होंने सड़क एवं जल आपूर्ति आदि को लेकर हिदायतें दी। प्रभारी सचिव ने कहा कि राजस्थान संपर्क पोर्टल, 181 संवाद केंद्र और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म से प्राप्त शिकायतों का तत्काल निराकरण सुनिश्चित करें। हमारे जो प्रसारण निगम के अधिकारी हैं और वितरण निगम के अधिकारी हैं, उनसे हमने विस्तार से चर्चा की है, और जो शहर और गांव वाला अभियान चलने जा रहा है, तो उन अभियान के अंदर भी आपको ध्यान में होगा कि जो विद्युत संबंधी विषय हैं, समस्याएं हैं, जो तार लटके हुए हैं, कोई जानमाल को हानि होती है या जानवरों को हानि होती है, उस पर विशेष ध्यान रखने के लिए इनको मैंने कहा है। और जो हमारे ग्रिड सब स्टेशन हैं और जो हमारी 11 kV की लाइन है, जो लो टेंशन की लाइन्स हैं, इनमें जो फॉल्ट्स वगैरह आते हैं उस पर भी विशेष निगरानी रखी जाए। हमारी जो शहर की FRD टीम से जो फॉल्ट रेक्टिफिकेशन टीम है, उसके लिए मैंने जिला कलेक्टर को भी निवेदन किया है कि एक बार वो टीम्स कैसा काम कर रही हैं, वो कितना त्वरित गति से काम कर सकती हैं। और विशेष रूप से जो यहाँ के शहर हैं या जो सार्वजनिक स्थल हैं, स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मार्केट्स हैं, जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, तो वहाँ के जो इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह हैं और जो विद्युत सप्लाई व्यवस्था है वो दुरुस्त रखें, ताकि किसी प्रकार की जान माल की हानि ना हो। अलवर के दीवानजी का बाग निवासी 32 वर्षीय व्यक्ति ने शराब के नशे में सेल्फोस खाकर जान दे दी। मृतक प्रकाश जाटव ई रिक्शा चलाता था और शराब का आदी था। शुक्रवार दोपहर उसने शराब के नशे में बाजार से सेल्फोस की गोलियां खरीदकर उनका सेवन कर लिया। गंभीर हालत में सामान्य चिकित्सालय में प्रकाश को भर्ती करवाया गया, जहां रात करीब 11 बजे उसने दम तोड़ दिया। मृतक के 3 बच्चे हैं। वहीं उसके भाई सतीश जाटव का कहना है कि अज्ञात कारणों के चलते प्रकाश ने यह कदम उठाया है। जी का बाग का रहने वाला है और जिसका नाम प्रकाश है। तो क्या हुआ? इसे ड्रिंक कर रही थी, सेल्फ और खा लिया था इसे। तो कब की बात है? ये मान 11:30 बजे के समथिंग की बात है। 11 साढ़े 11 बजे से फिर भर्ती कराया? हाँ, भर्ती कराया था। उसी टाइम ले आया था मैं। आपको कैसे पता लगा सेल्फ होता है? मुझे ऐसे पता लगा, मेरे बच्चे कह रहे छोटे छोटे, पापा जी इसने कुछ खाया है, इसलिए मैं फिर इनके पास गया था। फिर सीधा मैं इसको यहीं ले आया। जाटव महासभा समिति के अलवर जिला कार्यालय पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के निजी सहायक सुमित यादव और बलजीत सिंह पहुंचे। साथ ही यहां ई-लाइब्रेरी खोले जाने की सौगात दी। जिला अध्यक्ष कुंदन लाल जाटव और अन्य पदाधिकारियों को उन्होंने श्रीफल और शॉल सहित लाइब्रेरी खोलने का पत्र सौंपा।
वहीं समाज के लोगों द्वारा इन अतिथियों का स्वागत किया गया। साथ ही 22 सितंबर को होने वाले प्रतिभा सम्मान समारोह के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। उधर कुछ समस्याओं का मांग पत्र भी केंद्रीय मंत्री के प्रतिनिधियों को दिया गया है। इसमें बालिका छात्रावास को लेकर भूमि का आवंटन निःशुल्क करने की मांग शामिल है। इस मौके पर अनिल कुमार जाटव, धर्मपाल सिंह, मनीराम, कैलाश मेहरा, रमेश चंद जाटव, पूरणमल और शीला देवी आदि की उपस्थिति रही। अखिल राजस्थान जाटव महासभा समिति अलवर के कार्यालय पर परम सम्माननीय कैबिनेट मंत्री भारत सरकार के निजी सचिव सुमित यादव जी द्वारा समिति कार्यालय पर पहुंचकर हमारे यहाँ पर स्वागत सत्कार किया है, जिसमें नारियल फल, शॉल और ई लाइब्रेरी खोलने का एक हमें बहुत बड़ा तोहफा दिया है। ये जो समाज में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज ये जो कार्य हुआ है, इसकी हम भूरी प्रशंसा करते हुए तहे दिल से स्वागत करते हैं। साथ ही आज समिति के पदाधिकारी जो यहाँ पर आए थे, सभी के मन पर एक खुशी की लहर थी और उनके द्वारा भी कुछ समस्याएं हैं जो समाज की, उनका भी पत्र दिया गया है। हमें उम्मीद है अतिशीघ्र उनका भी समाधान होगा। साथ ही मैं इतना भी कहना चाहूँगा कि माननीय मंत्री द्वारा जाटव समाज को भूमि आवंटन संबंधी जो हमारी पत्रावली, जो हमने मांग पत्र दिया था, उसका लगभग 80% के आसपास काम पूर्ण करा दिया गया है और हमें उम्मीद है कि 22 तारीख को प्रतिभा सम्मान समारोह का जो एक बड़ा कार्यक्रम है, उसमें माननीय मंत्री जी हमें ये भी सौगात देंगे ताकि समाज में एक बहुत ही अच्छा मैसेज जा सके। और ऐसे मंत्री अलवर में पहली बार हैं जो एक आम समाज के संगठन को लेकर चलने वाले एक आम कार्यकर्ता को उनके निवासों पर पहुंच करके जो सम्मान कर रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी पहल है अलवर ज़िले में। और मंत्री जी का इतना बड़ा कद है कि जो बिना भेदभाव के किसी भी तरह का कोई गैप नहीं, किसी समाज का या कोई अन्य जो भी कोई समस्या रखता है उसका हंसमुख स्वभाव में स्वीकार करते हैं और कभी भी किसी काम के लिए मना नहीं करते हैं और यथासंभव उस काम को तत्परता से निपटाने की पूरी कोशिश करते हैं। और वहीं अलवर के तेज मंडी के पास स्थित डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जाट बालिका छात्रावास में ई लाइब्रेरी का संचालन किया जाएगा। यह संचालन अलवर सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव के सहयोग से होगा। जिला जाट महासभा समिति के पदाधिकारियों को उनके निजी सहायक सुमित यादव एवं बलजीत सिंह द्वारा ई लाइब्रेरी खोलने का पत्र दिया गया है। इस अवसर पर निजी सहायकों ने ई लाइब्रेरी के लिए छात्रावास के हॉल का निरीक्षण किया। वहीं समिति अध्यक्ष अमित धर्मपाल चौधरी एवं महामंत्री डॉक्टर कर्मवीर सिंह चौधरी ने सुमित यादव को इसे लेकर तैयारियों की जानकारी दी। उधर महामंत्री कर्मवीर सिंह चौधरी एवं वार्डन ने बताया कि समाज की बालिकाओं को इससे बड़ा लाभ मिलेगा। उधर ई लाइब्रेरी के सफल संचालन के साथ ही इसके शुभारंभ को लेकर अध्यक्ष अमित धर्मपाल चौधरी के नेतृत्व में बैठक की गई। उधर इस दौरान जिला अध्यक्ष और महामंत्री के अलावा कोषाध्यक्ष डॉक्टर विजेंद्र सिंह चौधरी, भूप सिंह और कैलाश चौधरी सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जी सर, मैं बोलना चाहूँगी। पहले तो मैं मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी सर कि उन्होंने छात्रावास में और गांव-गांव तक इस ई लाइब्रेरी की जो पहल की है, एजुकेशन में ये बहुत ही अच्छी पहल है। इससे बहुत ही अपनी छात्राओं को, अन्य समाज की छात्राओं को भी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि बाहर जो लड़कियां रूम लेके रह रही हैं या फिर उनको बहुत ज़्यादा महंगा पीजी वगैरह मिल रहा है। यहाँ पे देखो रहने की व्यवस्थाएं भी अपने छात्रावास में बहुत अच्छी हैं। यहाँ का मैनेजमेंट, स्टाफ सब बहुत अच्छा है, मेस की भी व्यवस्थाएं, और अब लाइब्रेरी और खुलने पर यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा एडमिशन होंगे और छात्राओं को बहुत ज़्यादा बेनिफिट। जाट बालिका छात्रावास में ई लाइब्रेरी का काम चल रहा है। हमारे अलवर जिला जाट महासमिति के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अमित धर्मपाल चौधरी के नेतृत्व में ई लाइब्रेरी बन रही है। जैसा कि मैंने आपके माध्यम से पहले भी बताया था, अलवर ज़िले में हम जाट बालिका छात्रावास में एक ऐसी ई लाइब्रेरी बनाने जा रहे हैं जो एक मॉडल होगा। आज सांसद महोदय के पीए के द्वारा हमारे को एक पत्र मिला है और हम जल्दी ही ई लाइब्रेरी का गठन करने जा रहे हैं, जिसमें मैंने आपको पूर्व में भी यह सूचित किया था कि हमारे जाट समाज की बालिका, इसके साथ साथ ही दूसरे समाज की बालिकाओं के लिए भी हम एक ई लाइब्रेरी बनाने जा रहे हैं, जिसमें जो पढ़ने वाली बच्चियां हैं वो इसका लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
सर इससे बालिकाओं को कितना फायदा हुआ? इससे बालिकाओं को, जो बालिका यहाँ पढ़ने आई हुई है, कंपटीशन की तैयारी कर रही है, निसंदेह उन बालिकाओं को लाइब्रेरी में बैठ के एक ऐसा वातावरण डेवलप किया जाएगा, ऐसा वातावरण मिलेगा जो वहाँ बैठ के अपने कंपटीशन की तैयारी कर सके, और वो हम करने जा रहे हैं। सर अलवर सांसद और मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव की आपको लगता अच्छी पहल है? हाँ बिल्कुल, हमारी जानकारी के अनुसार, और हम अलवर जिला जाट महासभा समिति के पदाधिकारी उनको धन्यवाद भी देते हैं कि हमारे बालिका छात्रावास को उन्होंने ई लाइब्रेरी के लिए चुना, और ये निसंदेह एक अच्छी पहल है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ई लाइब्रेरी का गांव-गांव तक कार्यक्रम चल रहा है, वो एक अच्छी पहल है। जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला के निर्देशन में नगर निगम आयुक्त जितेंद्र सिंह नरूका ने शहर में कई जगह सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। वे शिवाजी पार्क, अंबेडकर सर्किल, भगत सिंह सर्किल, स्कीम 1 और 2, घंटाघर और बाजाजा बाजार स्थित कुछ पुराने मोहल्लों में भी पहुंचे। साथ ही नागरिकों से सीधे संवाद कर सफाई व्यवस्था पर उनका फीडबैक लिया। इसके अलावा कई जगहों पर सफाई संतोषजनक नहीं मिलने और आमजन की शिकायत पर सफाई निरीक्षकों को सुधार के निर्देश दिए गए। साथ ही कहा कि घर घर कचरा संग्रहण के लिए ऑटो टिपर नियमित रूप से वार्डों में पहुंचे। आयुक्त ने कहा कि सफाई व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही जितेंद्र नरूका ने आम जन से भी गंदगी नहीं फैलाने और गीले और सूखे कचरे को अलग अलग कर ऑटो टिपर में डालने का अनुरोध किया। बीएल पब्लिक स्कूल अलवर की सभी शाखाओं में शिक्षक दिवस का उत्सव भव्य ढंग से मनाया गया। यह आयोजन आरजी बिलखा होटल में संपन्न हुआ। इस दौरान अतिथियों ने मां सरस्वती और पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय सर्वपल्ली राधाकृष्णन की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित किए। वहीं शिक्षा समिति ने उत्कृष्ट कार्य एवं बोर्ड परीक्षाओं में 100% परिणाम देने वाले 90 अध्यापक अध्यापिकाओं का सम्मान किया। इस अवसर पर अशोक कुद्दल, रविकांत शर्मा, मुकेश किराड़, मनोज बाली और दिनेश शर्मा ने शिक्षक दिवस का महत्व समझाया। साथ ही रेणु मिश्रा ने गुरुवाणी का गायन प्रस्तुत कर गुरु महिमा का महत्व बताया, जबकि विद्यालय परिवार की ओर से लाक्षा यादव और चेस्टा जोलानिया ने कविता पाठ प्रस्तुत किया। संचालन कर रहे निदेशक सुनील बिलखा ने अंत में सभी का आभार व्यक्त किया। वहीं संयोजन प्राचार्य सुमन बिलखा द्वारा किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शनिवार को अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में जिला दिव्यांग क्रीड़ा प्रतियोगिता उड़ान 2 का आगाज हुआ। इस प्रतियोगिता में 8 से 18 वर्ष आयु वर्ग के विशेष योग्यजन बालक बालिकाओं ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। वहीं प्राधिकरण सचिव एवं एडीजे मोहनलाल सोनी ने सभी से अपील की है कि वे दिव्यांग बच्चों को हमेशा प्रोत्साहन दें, साथ ही उनकी हौसला अफजाई करें। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशानुसार उड़ान 0.2 प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी आयोजित हो रहा है, जिसमें विशेष योग्यजन्य बच्चे 8 से 18 वर्ष तक के बच्चे जो किसी भी रूप से शारीरिक या मानसिक रूप से असक्षम है लेकिन उनमें विशेष योग्यता है, तो वो उनको खेलों के माध्यम से आगे बढ़ाने और विधि के समक्ष समता की भावना उत्पन्न करने के लिए ये खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है, जिनका विधिवत उद्घाटन आज श्रीमान कलेक्टर साहब, एसपी साहब और हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय के लिंक अधिकारी श्रीमती ज्योति सोनी के द्वारा किया गया है। और इस कार्यक्रम में जिला स्तर के सभी अधिकारी और पूरे तमाम जिला के जो विशेष योग्यजन्य बच्चों के द्वारा भाग लिया गया। इन बच्चों को खेलों के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए ये उड़ान प्रतियोगिता सफलतापूर्वक आयोजित की जा रही है, जो 6 तारीख से लेकर के और 25 तारीख तक विभिन्न प्रतियोगिताएं खेलकूद के माध्यम से आयोजित की जाएगी। और वहीं नाहर शक्ति सेवा संस्था द्वारा 60 फीट रोड पर संचालित प्रभा दिव्यांग सीनियर स्कूल के छात्र ने एडीएम सिटी के सामने इशारों से अपनी समस्या रखी। इस विशेष योग्य छात्र ने अपनी समस्याएं एडीएम सिटी बीना महावर के सामने बताते हुए कहा कि विद्यालय में खेलने की पर्याप्त जगह नहीं है। उधर संस्था का संचालन कर रही रजनी शर्मा ने भी समस्या को गंभीर बताते हुए प्रशासन से मदद की अपील की है। ऐसे में एडीएम सिटी ने प्राथमिकता से समाधान का भरोसा दिलाया है। उधर बच्चों की मासूम फरियाद ने उपस्थित लोगों को भावुक कर दिया। ये हमारी संस्था है नाहर शक्ति सेवा संस्थान प्रभा दिव्यांग विद्यालय। ये 60 फीट रोड पे संचालित है। 2017-18 से हम इसको चला रहे हैं। अभी तक हमें गवर्नमेंट से कोई एड नहीं मिली है।
उसके लिए बच्चे ने रखी है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट से हमें कुछ सहायता मिले तो इन बच्चों का और अच्छे से हम विकास कर सकते हैं और अच्छी शिक्षा इनको हम दे सकते हैं। बच्चों के लिए जो एयर कैंपस है वो भी हमारा छोटा है, तो हम चाहते हैं अगर गवर्नमेंट से हमें कहीं जमीन मिले तो इनके लिए अच्छी सी स्कूल, अच्छा सा भवन बनाए। ये हमारी आवासीय विद्यालय है, तो इन बच्चों के लिए हम चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द ग्रांट। 40 छात्र छात्राएं हैं, जिनमें से 25 बच्चे हॉस्टल में रहते हैं हमारे आवासीय में। जी एडी मैडम क्या एडी मैडम ने कहा है कि हम आप देखेंगे और जल्दी से जल्दी इस पे। राज्य स्तरीय अंडर 16 क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए अलवर टीम का चयन होगा। बालक बालिका वर्ग में चयन के लिए 7 सितंबर से पंजीयन आरंभ होंगे। आरसीए एडॉक कमेटी के सदस्य और जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष मोहित यादव के निर्देश पर यह रजिस्ट्रेशन 7 और 8 सितंबर को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा। इसके लिए इच्छुक खिलाड़ी टेल्को सर्किल जसवंत नगर स्थित सारिका यादव फार्म हाउस पर संपर्क कर सकेंगे। सर्व समाज अलवर द्वारा पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की मदद को लेकर रविवार शाम 5 बजे बैठक की जाएगी। यह बैठक कंपनी बाग रोड स्थित रिवाज रिजॉर्ट पर होगी। पंजाब में आई भयंकर बाढ़ ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। हजारों परिवार भोजन और आवश्यक वस्तुओं के अभाव में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में सर्व समाज द्वारा इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। देखो जी, कल दिनांक 7 तारीख को शाम को 5 बजे रिवाज रिजॉर्ट कंपनी बाग के सामने सर्व समाज की एक मीटिंग रखी गई है। जो आपदा आई हुई है इस समय भारत देश के अंदर, राज्य पंजाब, हिमाचल या जहाँ और कहीं पर जो बाढ़ से इस समय हमारे भाइयों की बहनों की जो इस समय विषम परिस्थिति है, उसके मद्देनजर रखते हुए सर्व समाज की कल एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें सर्वे के लिए हमने पंजाब में और हिमाचल में जितने भी हमारे रिश्तेदार या वॉलंटियर्स हैं उन सबको आग्रह कर दिया है। वो वहाँ ये देख रहे हैं कि किस चीज़ की तो आवश्यकता है और किसको आवश्यकता है, क्योंकि सामान राहत सामग्री बहुत पहुँच रही है, राशन इस समय वहाँ बहुत पहुँच चुका है, लेकिन हमें यह देखना है कि जिसको ज़रूरत है उस तक वो पहुँचे। और क्या चीज़ चाहिए, जैसे दवाई चाहिए या किसी को गद्दे चाहिए, रजाई चाहिए, कंबल चाहिए, तिरपाल चाहिए, मच्छरदानी चाहिए, टॉर्च चाहिए, पानी चाहिए, तो इस तरह की सब एक कल मीटिंग रखी गई है। उसके अंदर सर्वसम्मति से जो भी होगा और पूरा सर्वे करके पारदर्शिता से इसको आगे बढ़ाया। भारतीय मजदूर संघ की ओर से अलवर बस स्टैंड पर दिया जा रहा बेमियादी धरना शनिवार को 18वें दिन भी जारी रहा। अलवर डिपो की मुख्य प्रबंधक सपना मीणा के निलंबन की मांग को लेकर यह धरना दिया जा रहा है। इस दौरान नारेबाजी के साथ विरोध प्रदर्शन किया गया। संभाग सचिव चतर सिंह यादव और राम प्रताप सैनी ने आरोप लगाया कि मेडिकल अनफिट ड्राइवरों को रूट पर भेजा जा रहा है। एक वृद्ध जो है ड्राइवर को जो अनफिट था, जिसको लाइसेंस नहीं बनाया, जिसका इसीलिए कि वो अनफिट है, नहीं चला सकता गाड़ी, उसको रूट पे भेजने के लिए नहीं गया तो सस्पेंड करवा दिया हेड ऑफिस से। उसको कोर्ट से बहाल होकर आ गया, लेकिन इनके कोई जू नहीं रंग रही है। नए प्रबंधक, उच्च प्रबंधक के भी, उनसे भी मिले, हम एमडी साहब से मिले, एमडी साहब भी कोई ध्यान नहीं दे रहे। धरने को आज 17-18 दिन हो गए, लगातार चल रहा है। भारतीय मजदूर संघ का अलवर जिले की जितने भी इकाई हैं वो सब इकाइयों का ये मिलकर के धरना चल रहा है, लेकिन हठ धर्मिता निभा रही श्रीमती सपना मीणा जी, मुख्य प्रबंधक अलवर आगार को निगम प्रबंधन है मुख्यालय का, वो भी शायद इनके ऊपर मेहरबान बना हुआ है। अभी कोई जयपुर में कोई वार्ता हुई है? जयपुर में ज्ञापन दे चुके कई बार हमें इनके प्रति, और इनके विरुद्ध कोर्ट में भी जो इन्होंने बोला था कि मुख्य प्रबंधक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। और वहीं स्टेट रोडवेज रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन की अलवर शाखा ने शनिवार को अलवर बस स्टैंड स्थित कार्यालय में बैठक की। इस दौरान ईपीएस पेंशन, बकाया परिलाभ सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा ग्रेच्युटी का भुगतान भी जल्द करने की मांग उठाई गई। वक्ताओं ने कार्यवाही नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। एटक के जिलाध्यक्ष राजकुमार बख्शी ने कारखाना अधिनियम 1948 में हुए संशोधन को वापस लेने की मांग की है। बख्शी ने बताया कि संशोधन में कार्य अवधि में बढ़ोतरी करने से सिर्फ पूंजीपतियों को लाभ होगा, साथ ही श्रमिक अपने सामाजिक कार्यों से अलग थलग हो जाएगा और उसके स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा।
सरकार द्वारा महिलाओं को रात्रि पारी में ड्यूटी देने की भी स्वीकृति दी गई है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में महिलाओं के लिए वातावरण ठीक नहीं है। ऐसे में जिला एटक ने सरकार द्वारा कारखाना अधिनियम में किए गए संशोधन का विरोध किया है। कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन करके श्रमिकों के कार्य दिवस के घंटों में बढ़ोतरी करना और महिलाओं को रात्रि पारी में ड्यूटी पर बुलाने की अनुमति देना, ये दोनों ही श्रमिकों के लिए और महिलाओं के लिए यह अन्यायपूर्ण काम है। सरकार द्वारा जो संशोधन किए गए हैं उसमें श्रमिकों को 1886 में से शिकागो में जो आंदोलन किया काम के घंटे कम करने के, उस आधार पर 8 घंटे की ड्यूटी 8 घंटे परिवार के साथ और 8 घंटे समाज के साथ बिताने के लिए तय किया गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये आज भी श्रमिकों को 8 घंटे का काम लिया जा रहा है। परंतु इस सरकार ने उस 8 घंटे को संशोधन करते हुए उसमें बढ़ोतरी कर दी है। अब उसे कम से कम 12 घंटा कारखानों में रहना पड़ेगा और ओवर टाइम का जो अधिश्रम है वो भी उन्होंने, पहले 75 घंटे का तय था कि 3 महीने में एक श्रमिक से 75 घंटे का काम लिया जा सकता है, परंतु अब उसको बढ़ा करके 144 घंटे कर दिया है। ये जो ओवर टाइम का भी टाइम बढ़ा दिया है इन्होंने और डेली की जो ड्यूटी है उसमें भी टाइम में बढ़ोतरी की है, तो उससे लगभग एक श्रमिक को 14 घंटे लगभग एक कारखाने में काम करना पड़ेगा, जो उसके साथ एक तरह से अमानवीय कार्य है। वो जो सामाजिक कार्यों से जुड़ता था उन सामाजिक कार्यों से वो कट जाएगा। दूसरी ओर महिलाओं से जो रात्रि पारी में शाम को 7 बजे से सुबह 6 बजे तक की जो ड्यूटी का जो आवर्स के लिए अनुमति सरकार ने दी है, वह भी महिलाओं के साथ में एक अन्यायपूर्ण कार्य है, क्योंकि आज जो प्रदेश में या देश में जो महिलाओं की हालत है वह बहुत ही गंभीर है। महिलाओं का अपहरण करना, सामूहिक बलात्कार करना, छोटी छोटी बच्चियों का भी अपहरण और बलात्कार करना, इस तरह की घटनाएं आम हो गई है, जो सरकार की कानून व्यवस्था के लिए भी एक चुनौती है, एक प्रश्न चिन्ह है। अलवर शहर में विभिन्न जगहों पर आयोजित किए जा रहे गणपति महोत्सव का शुक्रवार को समापन हुआ। इस दौरान गणेश प्रतिमाओं को जयसमंद बांध और सिलीसेड में विसर्जित किया गया। वहीं मुंशी बाजार स्थित तिवाड़ी के कुआं के पास गणेश चतुर्थी पर गणपति प्रतिमा विधि विधान के साथ स्थापित की गई थी। आयोजक अंजलि जुनेजा ने बताया कि कई सालों से गणपति महोत्सव को वे त्योहार की तरह मनाते आ रहे हैं। शुक्रवार को 10वें दिन जयसमंद में गणपति प्रतिमा को ढोल नगाड़े के साथ विसर्जित किया गया। महोत्सव के दौरान प्रतिदिन 10 दिन तक भजन संध्या और आरती की गई। वहीं लड्डुओं का भोग लगाने के साथ ही गणेश जी की प्रतिमा का फूलों से श्रृंगार किया गया। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत को पितृशोक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मंत्री संजय शर्मा अजमेर पहुंचे और शोक प्रकट किया, साथ ही ईश्वर से एक दुख की घड़ी में शोकाकुल परिवार को संबल देने की प्रार्थना की। इस दौरान अनेक जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के मुख्य आतिथ्य में मुस्लिम समाज द्वारा ईद मिलाद उन नबी का पर्व शुक्रवार को मनाया गया। इस अवसर पर जयपुर में एक विशाल जुलूस निकाला गया। जुलूस का शहर के विभिन्न स्थानों पर नागरिकों द्वारा स्वागत किया गया, जिससे सामाजिक एकता और भाईचारे की भावना देखने को मिली। वहीं मुस्लिम समाज की ओर से नेता प्रतिपक्ष जूली का बड़ी चौपर, छोटी चौपर, सुभाष चौक और रामगंज में भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर जूली ने पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की जीवनी पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि पैगंबर हजरत मोहम्मद ने इंसानियत, भाईचारे और शांति का संदेश दिया। उधर इस जुलूस में विधायक रफीक खान और आमिन कागजी सहित अन्य लोगों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई। श्री श्याम नवयुवक मंडल की ओर से 24वें 3 दिवसीय श्याम वंदना महोत्सव की तैयारियां जारी हैं। मंडल अध्यक्ष बॉबी नरूला ने बताया कि 9 सितंबर को विवेकानंद चौक में भव्य संकीर्तन होगा। शनिवार को विधि विधान से आयोजन कार्यालय का शुभारंभ हुआ और बाबा श्याम की आरती की गई। वहीं 8 सितंबर को भव्य निशान यात्रा और रथ यात्रा निकाली जाएगी। 9 सितंबर को संकीर्तन में अनेक स्थानों के नामी कलाकार भजन प्रस्तुति देंगे, जबकि मंच संचालन बिट्टू राज शर्मा द्वारा किया जाएगा। उधर महोत्सव में कोलकाता के फूलों से खाटू श्याम बाबा का विशेष श्रृंगार होगा और 56 भोग की झांकी भी सजाई जाएगी। ऋषभ सक्सेना को कायस्थ महासभा ट्रस्ट द्वारा राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति राष्ट्रीय संरक्षक एवं यूपी सरकार में मंत्री अरुण सक्सेना, राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता प्रदीप सक्सेना और महामंत्री दीपक सक्सेना सहित प्रदेश प्रभारी गुंजन माथुर की स्वीकृति से हुई है। वहीं ऋषभ सक्सेना ने समाज के कमजोर वर्गों की आवाज को बुलंद किया है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी।
आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल। प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन, चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ। स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अलवर जिले सहित ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में एक हफ्ते से हो रही लगातार बारिश के बाद अब किसान के सब्र का बांध टूट रहा है। इसका मुख्य कारण खेतों का जल भराव है। शनिवार तड़के भी बारिश का दौर जारी रहा। सबसे ज्यादा नुकसान हाल ही में बोई गई लाल प्याज की फसल में हुआ है और उपज में गलन का रोग शुरू हो गया है। प्याज बुआई के करीब एक पखवाड़े के बाद तेज बारिश से किसानों के सपनों पर पानी फिरता नजर आ रहा है।
अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में पृथ्वीपुरा, नावली, परसाकाबास, चांद पहाड़ी, धर्मपुर, सारंगपुर, माचड़ी, पलखड़ी और बांदीपुर सहित दर्जनों गांव में प्याज की फसल में पानी भरने से भारी नुकसान है। किसान मुबारक अली खान के अनुसार अब करीब 25 से 30 हजार प्रति बीघा का खर्च आ चुका है। वहीं खेतों से पानी निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। मोटा अगर मेरे ही गांव के देखें तो सर करीबन 100 किसानों को नुकसान हुआ है। आगे जैसे सावड़ी का बास है उसमें भी बहुत सारे किसानों को नुकसान हुआ है। अलापुर में भी बहुत सारे किसानों को नुकसान हुआ है सर। और माचड़ी गांव में तो करीबन माने 100-150 किसानों को नुकसान हुआ है सर। बहुत किसान की सर जो मेन फसल है हमारे यहाँ की जो है, हम लोग बाजरा नहीं लगाते, सरसों नहीं लगाते सर। पहले सब्जियाँ उगाते थे, अब सब्जियाँ भी बंद कर दी हैं। ओनली प्याज पर निर्भर हैं सर हम। अगर प्याज के भाव अच्छे मिल गए तो सर हम लोगों को गुजारा हो जाता है अच्छे से, और नहीं तो सर क्या है खाद बीज दवाइयों वाले ये भी नहीं चुक पाते हैं सर हम लोगों से। और अब जो ये बारिश हुई है, पानी भरा है सर, तो अब स्थिति ज़्यादा ख़राब है सर। क्या नाम है सर? मेरा नाम मुबारक अली खान है सर। करीबन 4 बीघा प्याज खराब हुई है सर, जिसमें 2 बीघा में तो सर करीबन घुटनों से ऊपर पानी भरा हुआ है, जो पड़ोसियों ने भी अतिक्रमण करके नदी का पानी तक नहीं निकलने दिया सर लोगों ने। नारायणपुर स्थित लाडूवास सीनियर स्कूल में शिक्षक दिवस समारोह मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की तस्वीर पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। वहीं भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद किया गया। विद्यार्थियों ने शिक्षकों के सम्मान में गीत, कविताएं और प्रेरक प्रसंग प्रस्तुत किए, जबकि कार्यवाहक प्रधानाचार्य जितेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर अध्यापक लक्ष्मीकांत स्वामी, संतोष कुमार सिंगल आदि ने विचार रखे। वहीं प्रधानाचार्य जितेंद्र कुमार मीणा सहित सभी स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। और अब बात बहरोड की, जहां इन दिनों सफाई व्यवस्था पूरी तरह चौपट है। जगह जगह गंदगी और कचरे के ढेर से लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इस अव्यवस्था को लेकर विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने नाराजगी जताई और नगर परिषद कमिश्नर को फटकार लगाई है। विधायक ने कहा कि शहर गंदगी से जूझ रहा है, लेकिन अधिकारी सफाई व्यवस्था सुधारने के बजाय कमीशन के चक्कर में लगे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि सोमवार को वे संबंधित मंत्री से बात भी करेंगे। आज मिलने का कार्यक्रम था, मैंने जो डाला है उसमें ये रहा कि मैं कार्यालय में मौजूद रहूँगा। अब चूंकि जब विधायक मौजूद रहता है तो कोई इसको पता लग जाता है, जिसकी समस्या होती है वो आता है, निश्चित रूप से उनकी मदद कर रहा हूँ और समस्या का निपटारा कर रहा हूँ जो मुझसे संभव होगा। डॉक्टर साहब, 15 दिन पहले आपने शहर का दौरा किया था, बरसात को लेकर हालत जस की तस है। अभी आपने आज मैंने देखा बारिश का मौसम है, शहर के हालात मैंने अभी कमिश्नर को जो नहीं कह सकता था वो सब कहा है। और मैं निश्चित रूप से एक कमिश्नर, अगर अब इसको बहाना मिल गया, इसको चार्ज एक कोटपुतली का और मिल गया, ये बहानाखोर कमिश्नर है, निश्चित रूप से मैं इसकी मंत्री के पास जाकर शिकायत भी करूँगा और इससे काम कराएंगे। राजगढ़ के ग्राम बलदेवगढ़ स्थित नारायणी धाम में सैन समाज का पदयात्रा महासंगम हो रहा है। यहाँ शनिवार को उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा अपने परिवार के साथ पहुंचे। उन्होंने नारायणी माता के समक्ष नमन किया और सैन महाराज के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किए। इस अवसर पर अखिल भारतीय नारायणी धाम महासभा के अध्यक्ष विनोद करेल, कन्हैया लाल सैन, महामंत्री हरिराम और कोषाध्यक्ष दुर्गालाल आदि ने उनका स्वागत किया। वहीं उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नारायणी शब्द नारायण से आया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस देवी ने संपूर्ण जगत को शक्ति दी है। वे सत्य के साथ खड़े रहने और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की सीख देती हैं। आज मुझे इस पवित्र मंच से नारायणी माता के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिला। इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। यह विषय केवल धार्मिक नहीं है, ये आस्था, शक्ति और संस्कारों का प्रतीक है। नारायणी माता केवल एक देवी नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। वह हमारे भीतर की शक्ति है, साहस और धैर्य का प्रतिनिधित्व करती है। नारायणी शब्द स्वयं में बहुत ही गुढ़ है। ये नाम नारायण से ही आया है, जिसका अर्थ है परमेश्वर भगवान विष्णु। तो नारायणी का अर्थ है नारायणी की शक्ति, उसकी स्त्री ऊर्जा, और ये देवी दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है। तेजारा विधायक महंत बालकनाथ के गुरु महंत चांदनाथ योगी महाराज का अष्टम स्मृति दिवस 17 सितंबर को तेजारा के ग्राम रावड़का में मनेगा।
इस दौरान होने वाले रक्तदान शिविर एवं भंडारा कार्यक्रम को लेकर विधायक ने स्थानीय ग्रामीण जनों के साथ चर्चा की, साथ ही कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। मल्लाकाबास लक्ष्मणगढ़ के युवाओं ने पंजाब में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए सराहनीय पहल की है। पूरे गांव में घर घर जाकर अनाज और धनराशि एकत्रित की गई है और इसे राहत सामग्री के रूप में पंजाब भेजा गया है। इस मुहिम में सुबीन खान, जुबेर खान, रफीक खान, रहमदीन, जिलशान, मुनफीद, वसीम, अकरम और संतोष मीणा आदि शामिल थे। करीब 1680 किलो अनाज और 67,000 की राशि एकत्रित की गई है। यह सामग्री पिकअप के माध्यम से पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में भेजी गई है। मालाखेड़ा स्थित श्री श्याम बाबा के मंदिर में अनंत चतुर्दशी पर महाआरती की गई। इससे पहले विशेष श्रृंगार किया गया। यहाँ मौजूद श्रद्धालुओं के अनुसार भक्तों ने बाबा से सुख समृद्धि का आशीर्वाद हासिल किया। वहीं महाभारत काल के दौरान भी संकट आने पर भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने अनंत चतुर्दशी का व्रत किया था। साथ ही भगवान विष्णु से कष्ट हरने की प्रार्थना की थी। अलवर शहर में कई बालिकाएं अपने जीवन को संकट में डालकर जीविका कमाने में लगी हुई हैं, जबकि अभी उनकी उम्र पड़ने की है। पारिवारिक पृष्ठभूमि सुदृढ़ नहीं होने के कारण वे पतली रस्सी पर चलने की कला का प्रदर्शन करती हैं। साथ ही थाली और रिम पर संतुलन बनाती हैं। उनकी यह रोमांचक कला जोखिम भरी भी है, लेकिन चंद रुपयों की खातिर यह बालिकाएं अपनी पुश्तैनी कला को जीवित रखने के लिए मजबूर हैं। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के दर्जनों गांव में इन दिनों बाजरे की कटी फसल में बालियां फिर से उगने लगी है। वहीं बाजरे की कड़बी में गलन शुरू हो गई है। धूप नहीं निकलने के कारण यह फसल अब चौपट होती नजर आ रही है। यह सिलसिला जारी रहा तो पशुओं के लिए चारे और खाने के लिए मोटे अनाज यानी बाजरे का संकट खड़ा हो जाएगा। मालाखेड़ा सहित श्यामगंगा, अहिरकाबास, नवलपुर, केरवाल, खरकड़ा और पीला ढाबा आदि में यही स्थिति बनी हुई है। अलवर के स्कीम एक स्थित मकान संख्या 65 के सामने सड़क धंस गई। यहाँ पहले गहरा गड्ढा हुआ करता था जिसे सही तरीके से नहीं भरा गया। ऐसे में बारिश के बाद इंटरलॉकिंग सड़क नीचे जमीन में धंस गई। इसके अलावा विद्युत निगम के ठेकेदार ने गड्ढे पर ही विद्युत पोल भी खड़ा कर दिया था। इस वजह से पोल गिरने और हादसे की आशंका बनी हुई है। जागरूक समाज सेवी चमन भारद्वाज के अनुसार संबंधित निकाय आंखें मूंदे हुए हैं। उन्होंने गहरे गड्ढे को जल्द भरने और विद्युत पोल को सुरक्षित करने की मांग उठाई है। बीजवाड़ नरूका में शनिवार को अनंत चतुर्दशी पर महाआरती हुई। साथ ही यहां स्थापित गणपति प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए रथ में शोभा यात्रा निकाली गई। 10 दिन तक यह महोत्सव धूमधाम से आयोजित हुआ। वहीं शनिवार को गणपति बाप्पा मोरिया के जयकारों के साथ श्रद्धालु डीजे की धुन पर भजन सत्संग करते नजर आए। वहीं विदाई के दौरान महिला श्रद्धालुओं की आंखें खुशी से नम हो गई। उन्होंने भगवान गणेश से प्रार्थना की कि अगले वर्ष तक वे पूरे क्षेत्र में अपनी कृपा बनाए रखें। वहीं बाद में नटनी कबारा पर नदी में प्रतिमा का विसर्जन किया गया। चूहड़ सिद्ध के पहाड़ों से विजय मंदिर बांध में बारिश का पानी तेज गति से आ रहा है। पिछले 2 दिन में हुई तेज बारिश के बाद यहां ग्राम पंचायत और वन विभाग आदि की ओर से बनाए गए एनीकेट जोहड़ लबालब हो गए। यह पानी आगे की ओर तेज गति से बढ़ रहा है। विजय मंदिर का बांध बढ़ने की स्थिति में सैकड़ों गांवों में जलस्तर बढ़ेगा। साथ ही रबी की फसल को भी फायदा मिलेगा। उमरैन पंचायत समिति क्षेत्र के किसान बाजरे की फसल के मुआवजे की मांग उठा रहे हैं। बारिश के कारण खेत में खड़ी फसल पसर गई और खराब हो रही है। किसान निहाल गुर्जर, भरत और रामेश्वर का कहना है कि फसल की गिरदावरी तत्काल होनी चाहिए। साथ ही प्याज की फसल भी बरसात की वजह से खराब होने के कगार पर है। तेज बरसात के कारण उमरैन क्षेत्र सिलीसेड़, बख्तपुरा, सोदानपुरा, साहोड़ी, धवाला, पैदपुर और माचड़ी सहित अन्य गांवों में फसल खराब हो रही है। लगातार बारिश से बाजरे की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान है। चारे की भी आगे चलकर समस्या आएगी। और जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पटवारी को भेजकर तुरंत सर्वे कराकर बाजरे का एक मुआवजा सबको दिया जाए, किसान को, जो किसान की फसल चौपट हो चुकी है। आज ये मानो पशु चारे के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। आगे चलकर कड़वी मिलेगी नहीं बातों से। आप ये सोचो, किसान सब तरह से बर्बाद है। पानी चलो ठीक है, बरसात हो रही है, अच्छी बात है, पर गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए कि किसान की मदद करे और तुरंत मुआवजा दिया जाए। सरकार से हमें ये निवेदन है हमारा कि एक बार पटवारी और इनको तहसीलदार को भेजकर सर्वे कराया जाए और तुरंत मुआवजा दिया जाए किसान को बाजरे का। बाजरे की फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान है। अभी थोड़े दिन बाद में प्याज की फसल भी नुकसानदायक होने जा रही है, क्योंकि उसमें भी गलन लगने वाली है और लग चुकी है। चालू गलन हो गई है। किसान, अगर प्याज बर्बाद होगी तो किसान बर्बाद हो जाएगा। ये मानो इतना 50,000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से खर्चा आता है।
जो आज किसान के पास में कुछ नहीं बचेगा। साल भर से उम्मीद करके बैठता है किसान कि हमारी ये फसल आएगी तो हम किसी का कर्ज भी चुकाएंगे, देन लेन भी करेंगे। तो वो किसान अब इस कगार पर बैठा है जिसकी कोई सीमा नहीं। चलो ठीक है, बरसात तो होती रहती है, पर ऐसा है सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, सरकार को इनका तुरंत मुआवजा दिलाया जाए। और अब खबर बड़ौदा मेव से, जहां से श्री मुनि सुव्रतनाथ और चंद्र प्रभु जैन मंदिर में शनिवार को उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म एवं अनंत चतुर्दशी पर्व के साथ 10 लक्षण पर्व का समापन हुआ। सुबह श्रावकों ने भक्ति भाव से श्री जी का अभिषेक और शांति धारा की। जैन युवा परिषद के अध्यक्ष प्रतीक जैन और संस्कार जैन ने बताया कि शनिवार को 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य भगवान का मोक्ष कल्याणक पर्व मनाया गया। इस अवसर पर जयकारों के साथ निर्वाण लड्डू चढ़ाने के साथ ही श्री जी की आरती की गई। 10 लक्षण पर्व के 10वें दिन श्री 24 तीर्थंकर विधान सहित अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए। इस मौके पर अधिकतर जैन धर्मावलंबी व्रत एवं उपवास पर रहे। उन्होंने प्रतिष्ठान भी बंद रखे। उधर क्षमावणी पर्व 8 सितंबर को श्री जी की पालकी के साथ धूमधाम से मनाया जाएगा। और नौगावा बस स्टैंड स्थित जैन मंदिर में 10 लक्षण पर्व के 9वें दिन उत्तम आकिंचन्य धर्म की पूजा की गई। पत्रकार नरेश चंद जैन आजाद ने बताया कि भोपाल से आए पंडित राजेश शास्त्री के सानिध्य में श्री सिद्ध चक्र विधान मंडल का पूजन हुआ। वहीं रितिका जैन ने भजन प्रस्तुत किए और इस दौरान श्रावक श्राविकाओं सहित बच्चे भी नाचते दिखाई दिए। उधर 10वें दिन शनिवार को उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की पूजा की गई। क्षमावणी पर्व के अवसर पर 8 सितंबर को नौगावा में श्री जी की रजत पालकी निकाली जाएगी। मेरा नाम रितिका जैन है, सिंगर रितिका जैन। मैं जबलपुर से आई हूँ। नौगावा में मैं अभी दूसरी बार आई हूँ। 2 साल पहले से नौगावा आई थी। अभी हमारे पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व चल रहे हैं। पिछली बार भी हमने 10 लक्षण की आराधना की थी। इस बार हमने प्लस पॉइंट किया है कि 10 लक्षण के साथ में हमने सिद्ध चक्र महामंडल विधान की भी आराधना की है। किसी को भी ये नहीं लग रहा है कि हमने सिर्फ 10 लक्षण मनाए, सभी को ये लग रहा है कि हम सिद्ध परमेष्ठी की आराधना भी यहाँ पर कर रहे हैं। इसका श्रेय हमारे भोपाल से पधारे हुए पंडित राजेश राज जी को जाता है, जिन्होंने मुझे पिछले वर्ष भी बुलाया था। नौगावा में श्री राम कला मंच के सदस्यों और पात्रों ने हनुमान जी की ध्वजा सहित बल्ली पूजन किया। कोषाध्यक्ष मुकुट गोयल ने बताया कि शनिवार को हनुमान जी की ध्वजा का पूजन पंडित अनिल तिवारी द्वारा करवाया गया। बस स्टैंड स्थित सनातन धर्मशाला में 19 सितंबर से 3 अक्टूबर तक श्री राम की लीलाओं का मंचन किया जाएगा। उधर बैठक के दौरान रमेश जांगीड़, मुकुट गोयल, अविनाश जैन, दुष्यंत जांगीड़, रामू सैनी, हेमचंद जांगीड़ और अजय सैनी आदि मौजूद रहे। हर वर्ष की भांति श्री राम कला मंच द्वारा रामलीला का मंचन 19 सितंबर से होने जा रहा है, जिसका समापन 3 अक्टूबर भगवान श्री राम का राज्याभिषेक के द्वारा संपन्न होगा। उसके तहत आज श्री राम कला मंच एवं सभी सदस्यों पात्रों द्वारा श्री हनुमान जी महाराज की ध्वजा का आज पूजन किया गया, स्थापना की गई। पंडित अनिल तिवारी जी के द्वारा विधि विधान से पूजा की गई। और अब खबर खैरतल तिजारा से, जहां जिले का नाम बदलकर भर्तरी नगर रखने के विरोध में धरना 22वें दिन भी नई अनाज मंडी के पार्क में जारी रहा। जिला बचाओ संघर्ष समिति के सदस्यों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक सरकार अपनी घोषणा वापस नहीं लेती, आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। उधर धरना प्रदर्शन में बड़ी तादाद में महिलाएं अग्रसेन चौक से हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर शामिल हुई। उधर महिलाओं के जनसमूह को देखते हुए काफी तादाद में पुलिस बल भी तैनात किया गया था। महिलाओं ने कहा कि जिले की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक पहचान से छेड़छाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान ज्योति गुप्ता, तृप्ति गुप्ता, शालिनी अग्रवाल, जीत कौर, रेखा चौधरी और आकांक्षा गुप्ता आदि की उपस्थिति रही। हमारे जिले को चेंज ना किया जाए और मुख्यालय खैरतल में होना चाहिए। भर्तरी नगर ना रख के हमारे जिले का नाम खैरतल ही रहना चाहिए। तो ये जो आज आप काफी समय नहीं बनेगा तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ना खैरतल का नाम चेंज चाहिए, ना हमें हमारा खैरतल चाहिए। किसी पार्टी से नहीं है, हम अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने जिले के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें हमारा जिला वापस चाहिए और हमारा जिला भी खैरतल ही रहेगा। खैरतल के सम्मान में कैसे संघर्ष का पड़ेगा, सरकार को सरकार निवेदन है कि वो हमारा जिला हमें वापस करे। हम यही चाहते हैं कि 1 महीना हो गए हमको संघर्ष करते हुए,
तो अब हम मातृशक्ति आई है आगे कि अब हमारा खैरतल जिला रहे और नाम खैरतल ही रहे हमारे जिले को। हमारा जिला है तो हम लेकर ही रहेंगे, जो जिला था है और रहेगा। आज महिलाओं ने अपना मोर्चा संभाला है तो पीछे नहीं हटेंगी, संघर्ष समिति का साथ पूरा देंगी और अपना जिला लेकर ही रहेंगे। मूंगी भरी सरकार आपको क्या लगता है कि इससे हो जाएगा? देखो सरकार और यहाँ कोई राजनीति मुद्दा लेकर हम नहीं चले। उधर विधायक दीपचंद खैरिया ने कहा है कि सरकार की नीति में खोट है और इसीलिए आमजन की मांग को नहीं सुना जा रहा है। वहीं विधायक ललित यादव के अनुसार खैरतल में सचिवालय के लिए जमीन आवंटन और भूमि पूजन तक धरना जारी रहेगा। इस दौरान रोहिताश चौधरी, पीसीसी महासचिव अजीत यादव, गफूर खान, बीपी सुमन, संघर्ष समिति संयोजक ओम प्रकाश रोघा आदि की मौजूदगी रही। आम जनता में बच्चे से लेकर बड़े तक ये बस समझना कि कुछ है कि लोगों तक सबों में उत्साह है और जी जान ठोकरा किए कि हम इस जिले को कोई बाहर नहीं करें। टबुकड़ा बालिका सीनियर स्कूल की प्रधानाचार्य नीलम यादव को राष्ट्रपति अवार्ड मिलने पर लोगों ने ढोल नगाड़े से स्वागत किया। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया था। नीलम यादव ने मेवात क्षेत्र में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया है। अनेक नवाचार, नामांकन वृद्धि, बालिका सुरक्षा, रिजल्ट सुधार, CSR फंड से भवन निर्माण और डिजिटल लैब आदि कार्य इसमें शामिल हैं। इस कार्यक्रम में व्यापार महासंघ अध्यक्ष गुलशन गुप्ता, प्राचार्य करण सिंह यादव, रेखा यादव और देवेंद्र यादव, अनीता माथुर, सरोज यादव, रचना यादव, माया आर्य, योग समिति के अध्यक्ष धर्मवीर यादव और महावीर प्रसाद आदि मौजूद रहे। अलवर के बीच का मोहल्ला स्थित श्री नेमिनाथ मंदिर में 10 लक्षण पर्व धूमधाम से मनाया गया। 28 अगस्त को यह सिलसिला आरंभ हुआ था। वहीं शनिवार को अनंत चतुर्दशी पर यहां शहर भर से जैन धर्मावलंबी पहुंचे और इस पर्व का समापन हुआ। शाम को 5 बजे भगवान का कलशाभिषेक धूमधाम से किया गया। वहीं मंदिर को आकर्षक रोशनी से सजाया गया था। अध्यक्ष ऋषभ जैन के अनुसार श्री नेमिनाथ जैन मंदिर में 10 लक्षण पर्व के तहत प्रतिदिन अनेक आयोजन हुए। उधर अनंत चतुर्दशी पर सुबह से ही शहर के सभी जैन मंदिरों में शांति धारा और जनाभिषेक के साथ 24 तीर्थंकरों की पूजा की गई। जैन समाज का ये पर्युषण पर्व दिनांक 28 अगस्त 2025 से 6 सितंबर 2025 तक चल रहा है। इसमें हमारे जैन भाई सारे 10 धर्मों की आराधना करते हैं। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शोध, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य धर्मों की रोजाना पूजा करते हैं। इस उपलक्ष्य में एक दिन का उपवास रखते हैं, कोई 2 दिन का रखता है, कोई 3 दिन का रखता है, कोई 10 दिन तक एक टाइम ही भोजन करता है। इस तरह की चर्या हमारे यहाँ चलती रहती है। इससे धर्म प्रभावना बढ़ती है और आदमी की आत्मा शुद्ध होती है। हमारा जैन पर्व बहुत ही जीवदया मात्र का धर्म है जिसमें सारे जीवों की आराधना की जाती है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे हम आज के हेडलाइंस पर। आगामी 50 सालों का प्लान बनाकर बदलेगी अलवर परिक्षेत्र के स्टेशनों की सूरत। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ भूपेंद्र यादव और अन्य जनप्रतिनिधियों ने किया मंथन। फूड पॉइजनिंग से एक ही परिवार के 7 लोग हुए अचेत, गोपालगढ़ क्षेत्र के हैं निवासी। खेत में भरे पानी में लहूलुहान पड़ी मिली महिला, विजय मंदिर क्षेत्र की है घटना। और प्रभारी सचिव अजिताभ शर्मा ने दौरा कर दी कई हिदायतें। बहाव क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने और सुचारू बिजली आपूर्ति पर दिया जोर। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।